बर्फ की बर्फ की धरती जो है वो किस तरह से हमारे देश में चाल हमारे देश में किस जगह पर है, ये तो आप लोगों को अपने आप थोड़ा सा तो अंदाजा आ ही जाता है। बर्फ की धरती हमारे देश में कश्मीर को कहा जाता है, हिमालय की ऊंची चोटी को कहा जाता है। अब लोग दूर दूर से पर्यटक जो हैं हमारे देश में घूमने आते हैं यह देखने के लिए कि वास्तव में जो भारत में कश्मीर है वह कश्मीर स्वर्ग के नाम से जाना जाता है और ये जगह बर्फ की धरती के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बर्फ की धरती। आप लोगों को बता देती हूँ कि ये बर्फ की धरती जो है इसकी लेखक लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इन्होंने इस पाठ के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हैं कि किस तरह से हम भले ही कश्मीर नहीं घूमने गए लेकिन वहां की बारे में जानकारी हमको अपने आप प्राप्त हो जाती है। इस लेसन में पढ़ते तो ऐसे लगता है कि हम वहीं घूम रहे हैं। हिंदी लेखन के क्षेत्र में सोबती जी एक जाना माना नाम, इनका आख्यायिका है, कहानी, निबंध, उपन्यास आदि को उन्होंने बड़े ही विलक्षण ढंग से प्रस्तुत की हैं। इनकी कृतियां डार से बिछुड़ी कहानी संग्रह, तीन पहाड़ यात्रा विवरण है, सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास, शब्दों के आलोक में रचनात्मक निबंध, हम दहशत संस्मरण है आदि इत्यादि की गतिविधियां हैं। इस गद्य संबंधी में देखो आप लोगों को बताया जा रहा है, इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का निरीक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में सोबती जी ने लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है। आप लोगों को बच्चों पता है लद्दाख जो है वो हमारे भारत और चीन के बीच में बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य है और चीन का जो मसला है वो लद्दाख को अपने कब्जे में करना चाहता है। अब ये दोनों ही सीमा रेखा के बीच में ऐसी सुंदर प्राकृतिक दृश्य जो है, प्राकृतिक सौंदर्यता जो है वो कौन छोड़ना चाहता है, ना हम ना वो। तो लेकिन नसीब वाले हमारे बीच में वो हमें ही लद्दाख जो है भारत के अंदर ही है। अब हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे, मैंने आपको पाठ में जो पढ़ेंगे उसकी भूमिका बता दी हूँ। अभी आपको उसके आगे हम पाठ के साथ में पढ़ते हुए विवरण करते हुए ऐसे लगेगा कि जैसे हम लोग लद्दाख में ही घूम रहे हैं। ऊपर निर्मल उजला आकाश, नीचे चांदती सी धरती और उस पर चलती मैं, इस विशाल दृश्य का हिस्सा मैं मन ही मन ऋचाओं के भावलोक को दोहराने लगती हूँ। धरती और आकाश की परिक्रमा करते साथ घोड़ों वाले रथ में यशस्वी सूर्य हिमालय के शिखरों पर सदा सदा चमकते रहे हैं, हमें अपनी ऊर्जा से भरते रहे। मैं उषा काल में इस पर्वतीय धरती पर चलते हुए ऋषियों के कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां मूल में गुनगुनाना चाहती हूँ, पर कुछ भी कंठस्थ नहीं। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। लेखिका जो है अपनी भावनाओं को इस पाठ के आधार पर व्यक्त की हैं, कहना चाहती हैं कि जब मैं इस जगह का विचरण कर रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इतनी आनंदभूत हो गई हूँ कि मैं अपने आप को ऐसे दृश्य को देखकर आश्चर्य में चकित हो गई हूँ कि कितना सुंदर मनमोहक दृश्य हमारे सामने इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के घाटियों के बीच में दिखाई दे रहा है। ऋषियों के कुछ शब्द उनको याद आ रहे हैं और वो अपने मन में गुनगुना रहे हैं, कुछ इस तरह से कंठस्थ नहीं कि वो अपनी खामोशी से मन ही मन में कुछ अपना ही गुनगुना रहे हैं। अब देखो जो कहा जाता है लद्दाख के ये दृश्य को लेखिका ने ऐसे व्यक्त किया है जैसे लग रहा है कि हम सब लद्दाख में ही घूम रहे हैं।
तीन लोक माना जाता है कि देवताओं के लोक का रंग श्वेत है। अब आपको पता है बर्फ की धरती स्वर्ग, और स्वर्ग को ही देवताओं का लोक माना जाता है। धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल। तीन लोक कौन कौन से हैं? सब लोग ऐसे बोलते हैं, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पताल लोक, और बांट भी दिए हैं, विभाजित भी कर दिए हैं। बोल दिए स्वर्ग में देवता निवास करते हैं, मृत्यु लोक में मनुष्य निवास करते हैं, और पताल लोक में राक्षस जाति के लोग निवास करते हैं। ये तीन लोग देवी देवताओं के द्वारा से जो चला, लेखिका भी वही बताना चाहती है। धरती पर मानवीय लोक का रंग लाल है, थल के नीचे पानी का पताल लोक नीले रंग का है, अजीबो गरीब जगह है। अब देखो स्वर्ग जो है वो श्वेत रंग का हो गया, मनुष्य का जो रंग है वो मानवीय लोग जहाँ रहते हैं वो लाल रंग बता दिया गया, और थल के नीचे पानी का पताल लोक नीला रंग बता दिया है। अभी आपका हर पैराग्राफ में से जैसा आप स्वयं प्रश्न बना सकते हो और उत्तर लिख सकते हो, एक एक शब्द का अर्थ भी बता सकते हो, तो ये स्वयं अध्ययन के लिए आपके लिए ध्यान देना जरूरी है। अजीबो गरीब जगह, भारत का यह टुकड़ा लद्दाख। तो आज हम लोग लद्दाख के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। कहना चाहते हैं जो लद्दाख है वह कितना उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनसान इलाकों के विस्तार फैले पड़े हैं। इतना विशाल दृश्य चारों तरफ फैला पड़ा है, और उजली तीखी धूप और घाटी के पेंदे में सुनाने के इसके साथ तरह तरह के रंगों की चट्टानें, मटमैली, स्लेटी, तांबई और रेतीली, ये सारे चट्टानों के रंग भी हम लोग जानते हैं। अब लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मारियू, लाल धरती, मांगियू, मारियूल, लाल धरती, मांगियूल। बहुत से लोगों का घर खानछान वा अर्थात बर्फ की धरती। देखो अभी मैं इस तरह से पढ़ने के पीछे आपका यही कहना चाहती हूँ कि जो बीच बीच में ऐसे शब्द हैं उसे अगर आप अपने पास टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो पेंसिल से निशान लगाते हुए, ताकि आपको प्रश्न पैराग्राफ में से जो भी पूछा जाए उत्तर देने में आपको आसानी हो। हम लोग तीसरे पैराग्राफ में आ गए। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है, तो लद्दाख के नामों के बारे में इस पैराग्राफ में पूरी जानकारी बताई गई। तीन लोगों के बारे में जानकारी बताई गई। भारत का यह टुकड़ा लद्दाख किस तरह का है? अगर रंग पूछा गया तो आपको उजली तीखी धूप और उसके कौन कौन से नाम है तो आपको उसके नाम बताने हैं, मटमैली, स्लेटी, तांबाई और रेतीली। लद्दाख कई नामों से जाना जाता है। मारियूल, लाल धरती, मांगूल। बहुत से लोगों का घर खानजान अर्थात बर्फ की धरती पर है। अब देखो यहाँ पे बर्फ की धरती का दूसरा नाम क्या दिया गया है तो आपको ये ध्यान में रखना है, खानछान अर्थात बर्फ की धरती। दूसरा, इतिहासकारों के मत के अनुसार प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इस प्रदेश का जिक्र इसी नाम से किया है। अब आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है कि इतिहासकार के मत के अनुसार प्रसिद्ध जो चीनी यात्री यहाँ पे आए थे उन्होंने इसका नाम यह रखा, जिक्र इसी नाम से किया। मतलब क्या? लद्दाख। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। बुद्ध ने इसका क्या नाम दे दिया? बुद्ध कमंडल, बुद्ध का कमंडल। एक और सार्थक और सुंदर नाम है लद्दाख का बुद्ध धाम। ये देखिए दूसरा नाम और दिखाई दे रहा है, लद्दाख का बुद्ध धाम। बौद्ध विहार, गोपाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया। ये सारे नाम लद्दाख के बारे में जानकारी बताएगी। अपने अपने समय पे जो भी यहाँ पे यात्रा करने यात्री आए वो उसे देखकर उन्हें जो जैसा समझ में आया उस हिसाब से एक अपना अलग नाम देके गए। लद्दाख का बुद्ध धाम, बौद्ध विहार, बौद्ध विहार के नाम से बहुत ज्यादा आप लोग सुने होंगे। गोपाओं को देखकर मुझे यह नाम बहुत भाया, अर्थात बौद्ध विहार नाम लद्दाख को जो रखे बुद्ध ने वो सभी को भाया। अब इसी के आगे का पैराग्राफ हम लोग देखेंगे। देखिए आपको भी दिखाई दे रहा है, आपके सबके पास टेक्स्ट बुक भी है। खार दुलांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। खाना शुरू ही किया था कि नाम ध्यान से देखो, खारदुलांग, खारदुलांग, खारदुलांग सुबह नाश्ते के लिए ड्रीमलैंड पहुंची। खाना शुरू ही किया था कि
टूरिस्ट विभाग के साहिब खारदुलांग के लिए मेरा परमिट ले आया। मैम गाड़ी बाहर खड़ी है। मैम गाड़ी बाहर खड़ी है। इस तरह का आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगे? सिर्फ 10 मिनट? हाँ। लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे? 3। आप, मैं और ड्राइवर साहब। नाश्ता ले, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लेखिका ने उनको कहा। फिर से देखिए, मैम गाड़ी बाहर खड़ी है, आप जाने के लिए कितना वक्त लेंगी? उसने प्रश्न पूछा। सिर्फ 10 मिनट? हाँ। लैंड रोवर में हम लोग कितने होंगे? 3। आप, मैं और ड्राइवर साहिब। नाश्ता ले, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। इस आधार पर देखो, हमने नाश्ता खत्म किया और लंच के लिए 3 पराठे और 3 आमलेट ऑर्डर किए। अब आपको नाश्ते में लेखिका ने क्या मंगवाया? प्रश्न, तो आप उसके उत्तर दे सकते हैं। थर्मस में पानी भरवा कर हम खारदुलांग के लिए निकले। सब व्यवस्था करने के बाद लेखिका ने अपने समय को देखते हुए तीनों जन खारदुलांग घूमने के लिए निकले। शहर से बाहर निकलते निकलते जैसे पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर पर दूर होती गई। लेह से खारदुलांग ग्लेशियर से मानपिक होते हुए काराकोरम तक पहुंचा। ये जगह का नाम है। लेखिका किस रास्ते से गई उसका नाम बताते हुए यहाँ पे वर्णन की है। कहना चाहती हैं कि जो रास्ता वहाँ के गाइड करने वाले पर्यटक रहते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें जानकारी होती है, इसलिए उनका साथ करके हम सब वहाँ की बीच अपना सब देख सकते हैं, जगहों को घूम सकते हैं और उसके बारे में निरीक्षण कर सकते हैं। एकाएक लैंड्रो रुकी पहाड़ के निर्जन वीराने में एक तंबू के सामने। नेक्स्ट पेज में चेंज कर रही हूँ। तब तक आप लोग जो पैराग्राफ पढ़ाए उसमें से पैराग्राफ के साथ साथ में प्रश्न ढूंढ सकते हो। वो जो बताए सब मार्क कर सकते हैं। 1 सेकंड में, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका। पैराग्राफ के साथ दूसरा पेज नंबर 18 पे हम लोग देख रहे हैं। एकाएक लैंडर रोवर की रुकी पहाड़ के निर्जन वीरानों में एक तंबू के सामने ड्राइवर साहिब ने परमिट दिखाया। परमिट दिखाने के बाद काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती, ऐसा किसने सोचा? लेखिका ने। क्योंकि इतना सुंदर दृश्य वो छोड़ना नहीं चाहती थी। घूमने के लिए कुछ समय के लिए गई, पर वहां का अगर कुछ काम कर रही हैं तो काफी दिन तक वहां रुक सकती हैं। इसलिए उनके मन में ऐसी भावना आई, काश परमिट चेक करने की ड्यूटी मेरे पास होती, मैं मुस्तैदी से उसे निभाती। यहाँ पे बहुत ही ईमानदारी से लेखिका उस ड्यूटी को निभाने के लिए तैयार है, निभाती और अपनी सोच को भी कागज पर उतार कर ढंग से अंजाम देती। अर्थात जो जो भावना उनके मन में आता वो सब वो उस पेपर पर लिख के आप लोग के सामने प्रस्तुत करती। ऐसी मनी भावना उनके भीतर वो सारे दृश्य को देखकर आने लगता है। मैं मुस्तैदी से उसे निभाती और अपनी सोच को भी कागज पर उतार कर ढंग से अंजाम देती। इस एकांकी में टूरिस्ट साहब बताते हैं कि यह वह जगह है जहां हकीकत फिल्म की शूटिंग की गई थी। मैं हकीकत के फौजी नायक बलराज साहनी को यूनिफॉर्म में देखती हूँ और भीष्म साहनी को याद करती हूँ। लगा इस सुनसान में हकीकत का शेर किसी चोटी के पीछे से अभी भी दहाड़ रहा है, अभी भी दहाड़ रहा है। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे हैं और साथ साथ दौड़ रही हैं। काली भूरी पर चट्टाने, काली भूरी पर चट्टाने, आंखें वीराना देख देख परेशानी से ऊँघने लगी।
गला सूखने लगा। 2-4 पानी के घूंट लिए। बस इतना ही पानी है। बेस बेकीमती बेशकीमती एक लंबी चढ़ाई के बाद टीन की छत वाला लंबा शेड, जरूर कोई सरकारी गोदाम होगा, ऐसा लेखिका के मन में आया। थोड़ी दूरी आगे जाने के बाद लेखिका को यह दिखाई दिया एक टीन शेड का। उनको लगा ये सरकारी गोदाम होगा। टीन का मतलब चद्दर का बना हुआ, जरूर कोई सरकारी गोदाम होगा। चढ़ाई में कई मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं, लेह की पीठ का पठार है गार्दुला। बताया जा रहा है जो लद्दाख, लेह लद्दाख नाम से जाना जाता है, तो उसमें लेह को उसका वर्णन किया है। तो लेह की पीठ का पठार है गार्दुलांग, जगह का नाम बता दिया। गार्दुलांग जिसे गर्दुला भी कहते हैं। दूसरा नाम गार्दुलांग का क्या बताया गया है? गर्दुला। हिम मंडित ग्लेशियर है। लेह के पिछवाड़े से निकलते ही पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं। पहाड़ों के रंग हल्के गहरे होने लगते हैं। अब इसी में भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश की नीलाहटें अजीब पथरीलेपन में दमकने लगती है। इतनी ऊंचाई पर किरणें ऐसे चमकती हैं कि अपनी गर्मी से बर्फीली नदी नालों के पानी को सोख लेती हैं और पानी का गीलापन धूप की तेजी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी है। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझकती हूँ कि अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। अर्थात लेखिका इतनी ज्यादा ऊंचाई पे चली गई हैं और वो जब वहां से नीचे देखती हैं तो उनको ऐसे लगता है कि पूर्ण विराम मतलब अंत, इसके आगे कुछ बचेगा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। इसलिए लेखिका भय लग रहा है उनको नीचे की तरफ देखने में। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझकती हूँ कि अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाजा नजर आया। जी हाँ, अब हम इसी में से गुजर कर ऊपर जा रहे हैं। वह रहा हिम शिखर खारदुला, बर्फ का पहाड़। पहाड़ पर ताजा बर्फ नहीं, कड़ी बर्फ का पहाड़ है। बर्फ 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 इसे कहते हैं ग्लेशियर। देखो, हर चीज में आपको नाम बताया जा रहा है, कौन से शब्द किसके नाम पे दिए गए हैं। गार्दुलांग क्या है, ग्लेशियर क्या है, आपको जरूरी ध्यान देना और उस प्रश्न का उत्तर देना। बर्फ का पहाड़, पहाड़ पर ताजा बर्फ नहीं, कड़ी बर्फ का पहाड़ है। बर्फ 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 इसे कहते हैं ग्लेशियर। चारों तरफ जो बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है उसे ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। धूप चमका रही है इसकी धवलता को, जो चारों तरफ बर्फ घिरा हुआ है और उसी में सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं तो उसकी सफेदी 4 गुना बढ़ जा रही है। धौलता मतलब एकदम सफेद, चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि सफेद सफेद बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। शायद इसीलिए इस जगह को स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, या स्वर्ग नाम दिए हैं हमारे पहले के ऋषि मुनियों ने। धूप चमक रही है इसकी धौलता को, ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और वायरलेस के खंभों पर लहरा रही हैं बौद्ध पताकाएं। अब आपको पता है बौद्ध पताकाएं, जो हम लोग कहते हैं मंदिर में पताका उड़ रहा है, मंदिर में पताका लगा है, झंडा लगा है, ठीक वही पताका हमारे जो है, जो गए हैं बड़े बड़े खंभों पर देखकर हमें अपने आप पता चलता है हम इस जगह पर पहुंच गए। और वो जगह हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, वायरलेस खंभे पर लहरा रही बौद्ध की पताका है। बौद्ध के लोग जब वहां पे गए होंगे, बौद्ध गौतम बुद्ध खुद वहां पे देखो अपने अपने निशान के लिए पताकाएं लगाए हैं। गाड़ी से उतर मैं बर्फ पर चल रही हूँ। आखिर बर्फ में चल लेखिका जो है वो गाड़ी से उतर गई
और बर्फ पर चल रही हैं। बर्फ पर चलते हुए फिसलन। अब आपको पता, जो बर्फ पे चलते हुए फिसल सकता वही फिसल सकता, नहीं तो दूसरे चलेंगे नहीं, गिर जाएंगे। अब बर्फ पे चलने के लिए आपको पैर में पहनने के लिए एक वहां से अलग तरफ का शूज मिलता है, वो पहन के आप आसानी से, तो जो बर्फ के चलने पर उसके अलग अलग जूते जो उसके नीचे खांचे में बने रहते हैं उसमें बर्फ समाती रहती है, इसलिए फिसल नहीं सकते। बर्फ चलते हुए फिसलन है, लेखिका बता रहे हैं। चलने में डर भी लग रहा है, कहीं फिसल जाऊंगी तो गिर न जाऊं। अब इसके बाद मैंने जूते उतार लिए हैं, मोजे पहने पहने ही संभल कर चल रही हूँ। वो आनंद ले रही हैं कि अगर मैं ऐसे चलूंगी तो कैसा लगेगा, और मैं जूते को निकाल के फिर ऐसे चलूंगी तो कैसा फील होगा। अपने अनुभव को बहुत ही अच्छी तरह से लेखिका ने प्रस्तुत किया। बर्फ पर चलते हुए फिसलन है, मैंने जूते उतार लिए हैं, मोजे पहने पहने ही संभल कर चल रही हूँ। टूरिस्ट साहिब कहते हैं, आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ से ढकी है, उसके नीचे पथरीला खेत है, यहाँ एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। वैसे यहाँ के तूफानी अंधड़ में तो कार भी उड़ सकती है, कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं। यह लेखिका के मन में अपने आप विचार आता है, आखिर कुछ तो जरूर शक्ति है जो एक कागज के टुकड़े को बचा के रखती है। जब कार इतना वजन है उड़ जाता है तो ये कैलेंडर क्यों नहीं उड़ सकता। इसके साथ में कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं, यह अचरज ही है, आश्चर्य की ही बात है। यहाँ से गुजरने वाले सभी सैनिक जवान उसके आगे सिर झुकाते। अब नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज कर रही हूँ। सिर झुकाते हैं, मोजे पहने पहने वहां पहुंची तो चट्टान बर्फ सी सर्द, चट्टान बर्फ सी सर्द, चट्टान की खोल में दो कैलेंडर माँ दुर्गा और लक्ष्मी के, माँ दुर्गा और लक्ष्मी के तो दिखाई दे रहे हैं कैलेंडर, और किसकी है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। माँ दुर्गा का है और लक्ष्मी। अब देखते हैं हम लोग, चट्टान के खोल में दो कैलेंडर माँ दुर्गा और लक्ष्मी के बर्फ में ही खोसे हुए हैं। बर्फ में खोसे हुए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि बर्फ में तो ये कागज कैसे टिके रहेंगे। खारदुलांग की तेज हवाओं में न जाने कैसे टिके हैं। हमने विस्मय से कहा, यह तो हवा से उड़ जाते होंगे। हाँ, ऐसा होता है तो हमारे जवान नया कैलेंडर लगा देते हैं, टूरिस्ट साहब बोले। मैं पहले बर्फ पर दौड़ती हूँ, फिर फिसलने के डर से वहीं कहीं बैठ जाती हूँ। टूरिस्ट साहिब कहते हैं, मैम आप चाहे तो कार में बैठें। नहीं, मैं यहाँ पहुंच सकी हूँ, यह मेरे लिए मूल्यवान है। लेखिका इतनी खुश हो जाती हैं वहां का दृश्य देखकर, अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हैं कि इतनी अच्छी जगह पे मैं पहुंच चुकी हूँ, इसलिए मैं कार में नहीं बैठना चाहती हूँ, मैं इस प्राकृतिक नज़ारे को आनंद लेना चाहती हूँ, यह मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है, ऐसा लेखिका स्वयं कहती है टूरिस्ट साहब से। लहराती चमकती धूप में लहरा रही है पताकाएं, पताकाएं। टूरिस्ट साहब से पूछा, ये पताकाएं कैसी है। इधर जाते इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं और खंभों पर पताकाएं फहराते हैं। यह बात तो मुझे भी आपको बतानी चाहिए थी। मैंने मन में कुछ भी ना धरूं तो भी इस ऊंचाई पर पताका तो फहराना चाहती हूँ। मुझे इस बात को सोच सोच कर परेशानी हो रही है, इतनी की लगता है इसके लिए दोबारा आना होगा। ऐसा लेखिका के मन में आया कि मुझे क्यों नहीं इस बात से ध्यान ध्यान पहले अगर बताए होते तो मैं भी अपनी पताका यहाँ पे लगा के जाती, और फिर मेरे मन में भले ही कुछ वो नहीं है, लेकिन एक मेरे मन में भी रहता कि मैं जब गई थी तो मैं भी एक पताका वहां पर लगाकर
आई हूँ। अब लेखिका के मन में आता है, क्या मुझे पताका लगाने के लिए दूसरी बार आना होगा? हम तीनों ने खाने के पैकेट खोले। ड्रीमलैंड वाले पैकेट में वही और उतना ही ड्राइवर साहब के पैकेटों में 3 पराठे और 3-3 हम तीनों हंसे। कहने का मतलब लेखिका को हंसी क्यों आई? उनका कहना कि भले ही आपको ज्यादा भूख क्यों न लगी हो, पर आपको उतना ही खाने को मिलेगा। हम तीनों ने खाने के पैकेट खोले। ड्रीमलैंड वाले पैकेट में वही और उतना ही है जितना टूरिस्ट साहब और ड्राइवर साहब के पैकेटों में है। 3 पराठे और 3-3 आमलेट देखकर हम तीनों हंसे। इसे ही कहते हैं बराबरी और इसे ही कहते हैं लद्दाख। मतलब ज्यादा खाने वाले भी उतने ही खाएंगे, कम खाने वाले भी उतने ही खाएंगे। तीनों का हिस्सा बराबर बराबर ही मिला है। पताकाएं फिर नजर आई। मैंने अपनी शाल उतारी। मन में तय किया कि मैं इसे यहाँ लहरा कर ही जाऊंगी। ऐसा ना हुआ तो मुझे एक बार फिर वहां आना होगा। मैंने शॉल आगे किया। लीजिए ड्राइवर साहब, इसे किसी भी तरह खंभे पर फहरा दें। इस तरह से लेखिका के मन के जो विचार हैं वो इस पाठ के अंतर्गत पढ़ते समय हम लोग अपने आप महसूस कर रहे हैं कि वहां जाने के बाद उनसे रहा नहीं गया कि सब लोग अपने अपने पताकाएं लगा के गए हैं खंभे पर, तो मैं पताका भले क्यों न लाई, लेकिन मैं अपनी शॉल तो निशानी के रूप में यहाँ पे लगा के जा सकती हूँ। क्या पता दूसरी बार मुझे आना हुआ या ना हुआ, लेकिन इस बार मेरे मन में जो रह गया जाएगा, फिर वापस सोचती रह जाऊंगी कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। इससे अच्छा मेरी शॉल ही सही उस निशाने के लिए खंबे पर मैं लगा देती हूँ। मैम गर्म शाल भारी है, टिकेगा नहीं, ऐसे ड्राइवर ने कहा। हवा से नीचे गिर जाएगा। कोई बात नहीं, गिरेगा भी तो किसी बर्फीले ग्लेशियर पर, उज्जवल बर्फ पर। सुनकर दोनों हंसे। आप ऐसा करेंगी ही तो शॉल उठाने के लिए हमें फिर यहाँ आना पड़ेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका ये लीजिए ड्राइवर साहब, इसे किसी भी तरह खंभे पर फहरा दीजिए। और जैसे लेखिका ने कहा कि ये आपको फिर से वो कर सकता है। जैसे पटकाएं फिर नजर आएंगी, हम लोगों ने देखा उनकी साल गिरते गिरते, वो बोले कोई बात नहीं। पटकाएं फिर नजर आई। मैंने अपनी साल उतारी। मन में तय किया कि मैं इसे लगाऊंगी। मैम गर्म साल से, उसने कहा कि रुकेगा नहीं ड्राइवर ने। लेकिन उसके बाद भी लेखिका ने हंसा। लेखिका की बात सुन के ड्राइवर और वो हंसे। दोनों हंस कर बोले, आप ऐसा करेंगे तो मुझे साल बार बार उठाना आना पड़ेगा। मैं पताका मैं पताका को लेकर गंभीर थी। मैंने सुनहरी सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की पकड़ा दी और फिर मैंने इस आधार पर कि कम से कम मेरी शॉल नहीं तो ओढ़नी ही जा सके, और इस ओढ़ने के कारण वो हल्का है, मेरा पताका वहां पे लग जाएगा। मैं पताका को लेकर गंभीर थी। मैंने सुनहरी कोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी उन्हें पकड़ा दी और साल ओढ़े इंतजार करने लगे कि कब वह पताका बनकर ऊपर पहुंचे। ड्राइवर साहब ने ऊंची छलांग भरी और देखते देखते मेरी झूठ फूट की पताका तारों में उलझ कर लहराने लगी। मैंने गहरे भाव से खाटूलांग को सलाम किया। मुमकिन हुआ तो फिर आऊंगी, नहीं तो अब यहाँ इस बर्फीले ग्लेशियर पर पहुंच जाना मेरा सौभाग्य। जीप उतराई नीचे उतराई गई। एक मोड़ से ठीक बाएं घास पर छोटे से जल स्रोत को देख वहां रुकी। उसके किनारे जमी चट्टान पर जा बैठी। पहले हम लोग देखेंगे किस प्रकार से लेखिका बड़े ही
ढंग से नीचे उतरते हुए, तो उस ठंडे सर्द बर्फीले पानी की ओक भरी और जी भर कर मुंह पर छींटे दिए। पानी पिया और फिर उसमें पाँव डालने को हुई, पर अपने को रोक लिया। इतने ठंडे जल में पाँव नहीं, कुछ देर और, काश कुछ देर और बैठ सकते। एक और ख्याल कौंधा करने पर यह लिखकर ग्लेशियर पर लटका दिया होता कि हिमराज हमान आपने अपने साहब से सबसे निकट धरती पर रहने वाली संतानों के लिए भला भला जल प्रदान करने में इतनी मितव्ययता क्यों बरती। आप तो जल के स्रोत। हम लोग देखेंगे इतने सारे पैराग्राफ हम लोग पढ़े। अब इसमें से हर पैराग्राफ में से प्रश्न कैसे बनता है और उस प्रश्न में से हम लोग उत्तर कैसे लिखते हैं, और ये सारे पाठों को पढ़ने के बाद आपको ये समझाना चाहते हैं कि हर पैराग्राफ में से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसे एक एक करके उसका आंसर उत्तर दे सकते हो। जैसे पहले पैराग्राफ में देखेंगे हम लोग, जो पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ा, अब मैं आपको उसके पैराग्राफ में से जो प्रश्न आए हैं उसके बारे में बताती हूँ और आपका ये पढ़कर यहीं पे वो करती हूँ। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग पहला परिच्छेद पहला पैराग्राफ पढ़े। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार तृतीय कीजिए। ऐसे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न आपको बना के लिखने हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए तथा पूर्ण वाक्य फिर से लिखिए। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ डैश की गुनगुनाती हूँ। अब यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है अपना पराया शब्द, अब आपको वो सही शब्द चुनकर उसमें लिखना। दूसरा, मैं मन ही मन ऋचाओं के डैश को दोहराने लगती हूँ। चंद्र लो, भाव लो, देखो। अब आपको सही पहचान कर इसमें लिखना है। एक शब्द में उत्तर लिखिए। सूर्य के रथ में लगे घोड़ों की संख्या। अब आप पढ़े, आपको पता है कितने घोड़ों की संख्या थी। परिच्छेद के अनुसार लोगों की संख्या, परिच्छेद के अनुसार कितने लोग लेखिका के साथ गए उनको उनकी संख्या बताना। परिच्छेद क्रमांक 1। दूसरा, ऊपर निर्मल उजला आकाश डैश बर्फ की धरती, ये शब्द को बताना है। शब्दार्थ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो निर्मल स्वच्छ हो गया, परिक्रमा चक्कर फेरा, शिखर चोटी, कंठस्थ मतलब स्मरण करना याद करना, जिक्र मतलब चर्चा। अब देखिए वही सारी बातें आपको यहाँ उत्तर में भी दिखाई दे रहा है। मैं खामोशी से मन ही मन कुछ अपना ही गुनगुनाती हूँ। अभी दूसरा, मैं मन ही मन ऋचाओं के भाव लोक को दोहराने लगती हूँ। एक शब्द में उत्तर लिखिए। घोड़ों की संख्या 7। अब आपको दूसरा दिया गया लोगों की संख्या 3। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं ताकि प्रश्न भी सामने है, उत्तर भी सामने है। पैराग्राफ में से आप स्वयं प्रश्न बना के कैसे उत्तर लिखते हो उसकी पूरी जानकारी दिखाई दे रही है। आकलन कृति संचाल पूर्ण कीजिए। इस तरह का जब प्रश्न पूछा जाता है, मैंने जैसे आपको पढ़ते समय बताया कि हर पैराग्राफ में से आप पेंसिल से मार्क करते जाइए और उत्तर के लिए प्रश्न जो रहेंगे तो आपको आसान होगा। लद्दाख की विशेषताएं, लद्दाख की विशेषताएं में पैराग्राफ पढ़ने में आपको समझाए। लद्दाख की विशेषताएं में कैसे बनाना, जैसे ये आकृति आपको दिखाई दे रही है सर्कल, उसी सर्कल में उसकी 1 2 3 4 विशेषता बतानी है। आकृति को कीजिए। नंबर दूसरा, चट्टानों के रंग, चट्टानों के रंग कौन कौन से हैं उसके बताने हैं। 1 2 3 4 रंग बताए गए हैं, चारों रंगों को बताना है। अब देखिए इसका उत्तर कैसे रहेगा। लद्दाख के विभिन्न नाम, लद्दाख की विशेषताएं, उजली तीखी धूप, लद्दाख की विशेषता में उजली तीखी धूप, विभिन्न रंगों की चट्टानें, विस्तृत सुनसान इलाके, ये
पहले पैराग्राफ का प्रश्न है। इस पहले पैराग्राफ के प्रश्न को आप आसानी से स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिखने में आपको आसान रहेगा। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ का प्रश्न का मैं ऐसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप स्क्रीन शेयर से प्रश्न का उत्तर आसानी से कैसे लिखना है ये समझ जाते हो और वो आपके लिए आसान। नेक्स्ट देखिए, दूसरे पैराग्राफ में से बहुत सारे प्रश्न आप स्वयं बना के लिख सकते हो। चट्टानों के रंग दिखाई दे रहा है सबको। चट्टानों का रंग, चट्टानों के रंग के अंतर्गत 4 नाम दिए गए हैं। मटमैली, स्लेटी, तांबाई, रेतीली। मटमैली, स्लेटी, तांबाई, रेतीली, ये 4 चट्टानों के प्रकार। अब आप देखेंगे प्रश्न है शब्द संपदा कृति। शब्द संपदा कृति के अंतर्गत जो शब्द दिए गए हैं, शब्दों के वचन पहचान कर परिवर्तन कीजिए, एक अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थात पहले जो शब्द है उसे आपको पहचानना है और उसके वचन को बदलना है। शब्द संपदा कृति के अंतर्गत शब्दों के वचन पहचान कर परिवर्तन कीजिए एवं अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। श्रृंखलाएं, यहाँ पे श्रृंखलाएं, श्रृंखला, अब वो बहुवचन और ये एक वचन। अब आजकल कुछ गैर सरकारी संगठन विशेष, यहाँ पे गैर सरकारी संगठन विशेष प्रकट करने के लिए मानव श्रृंखला बनाते हैं। दूसरा ऋचा, दूसरा शब्द है ऋचा, जिसे ऋचाएं। वाक्य है वेदों के मंत्र ऋचाएं कहे जाते हैं। वेद के मंत्र जो है उसे ऋचा कहा जाता है, ऋचाएं कहा जाता है। पंक्ति, पंक्तियां, तो आपको पता है लाइन लगाना, कतार में खड़े होना, पंक्ति में खड़े रहो, ये पंक्ति एक और पंक्तियां बहुत सारे लाइन, बहुत सारे कतार। वाक्य है चिड़िया आकाश में पंक्तियों में उड़ रही है। अर्थात चिड़िया जो है आकाश में कैसे उड़ रही है, एक साथ पंक्तियों में उड़ रही है। बर्फीला, बर्फीले, लेखिका ने ठंडे सर्द बर्फीले पानी की भोग करी। यहाँ पर दूसरा शब्द दिया दुकान, दुकान, दुकानों में हमारी आवश्यकता का हर सामान मिलता है। अब ज्योति, 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 ज्योति का ज्योति है, दीपक की ज्योति टिमटिमा रही है। कभी भी ध्यान देना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसके वचन परिवर्तन नहीं होते हैं, जो जैसे लिखे रहते हैं उसको उसी अवस्था में लिख देना और वाक्य प्रयोग कर देना। एक एक वाक्य के एक एक अंक के ये प्रश्न है, एक एक मार्क्स आपको, एक एक वाक्य के प्रश्न सही रहते हैं तो तुरंत मार्क्स आपको प्राप्त होते हैं। अगर जरा भी लिखावट में गलती या मात्रा में त्रुटि या सही पहचानने में गलती है तो मार्क्स भी वैसे आसानी से कट जाते हैं, नहीं प्राप्त हो पाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, सही लिखना है, सटीक लिखना है और जो पूछा जाए नहीं लिखना है। पट्टी, पटक, यहाँ पे पट्टी, पट्टियां, हवाई पट्टियों पर जहाज उड़ते हैं। पहाड़, पहाड़ का पहाड़, बहुत से लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। अनेक, एक गाय मैदान में घास चर रही थी। दो गाय, जर्सी गाय बहुत दूध देती है। तो पेड़ पर कौवे काव काव कर रहे थे। मनुष्य, मनुष्यों में, मनुष्य का मनुष्य ही रहेगा, मनुष्यों में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। तारा, तारे, अब आसमान में रात के समय तारे चमकते हैं। आँख, आंखें, राजेश की दोनों आंखें आई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये सारे शब्द के अर्थ आपको आसानी से प्राप्त हो और अपने स्वाध्याय लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
है पाठ में प्रयुक्त ये शब्द वाले दो शब्द ढूंढकर और अन्य दो शब्द भी लिखिए। उत्तर हिमराज, हिम शिखर। दो और शब्द हिमालय, हिम मंदिर। इसी प्रकार के प्रश्न पैराग्राफ जब आप पढ़ते हैं तो उसे पूरी तरह से आपको एक एक शब्द का अर्थ समझना रहता है और एक एक शब्द के अर्थ के द्वारा जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसे लिखने के लिए आपको आना चाहिए। मतलब बहुत ही ध्यान से, जैसे मैं पढ़ा रही थी तो बीच बीच में आपको कुछ ध्यान देने की शब्दों के बारे में बता रही थी ताकि आपको उस समय आपको समझ में आ जाता है आसानी से। इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे उदाहरण मैंने बताया, तो ये प्रश्न के आधार पे जैसा पूछा जाता है तो वैसे आप कर सकते हो। अभी स्वमत दिया गया है, प्रस्तुत परिच्छेद का आशय 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। आप लोगों ने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसके स्वमत विचार प्रस्तुत करने हैं। प्रस्तुत परिच्छेद का आशय 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। प्रस्तुत यात्रा वर्णन की लेखिका कृष्णा शोभती लद्दाख की यात्रा पर निकलती है। यहाँ की धरती पर ऊपर निर्मल आकाश है तो नीचे बर्फ से ढकी धरती है। ऊपर से लेकर नीचे तक श्वेत रंग ही फैला है। लेखिका को वेदों में लिखी ऋचाओं का स्मरण हो आता है, जिसमें इन ऋचाओं के माध्यम से सूर्य देव से यह प्रार्थना की गई है कि वे इन हिम शिखरों पर चमकते रहते ताकि हमें ऊर्जा मिलती रहे। मान्यता के अनुसार 3 लोग होते हैं। देवताओं के लोग का रंग श्वेत होता है, मानवीय लोग का रंग लाल तथा पाताल लोग का रंग नीला होता है। लद्दाख में ऊपर का आकाश श्वेत वर्णी तथा नीचे बर्फीली धरती भी श्वेत वर्ण की है। इसीलिए लेखिका के अनुसार यह देवताओं का लोक ही है। अब यहाँ पे परिच्छेद दूसरे का प्रश्न है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए लद्दाख के नाम। अब लद्दाख के नाम जो है वो आपको बताना है। उदाहरण के लिए आप लद्दाख के नाम, लद्दाख का वह नाम जिसका जिक्र चीनी यात्री ने किया। अगर ऐसा पूछा तो आपको वही नाम बताना है। जब लद्दाख के नाम इस सर्कल में दिया गया है तो आपको इसी सर्कल में उसके 4 नाम बताने। लद्दाख कई नामों से काराकोरम तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे रिक्त स्थान बताया गया है, आप उस रिक्त स्थान को बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसका उत्तर भी मैं आपको बता रही हूँ। इसी के साथ में ये प्रश्न उत्तर कैसे लिखा जाता है आपको पहले पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक मैंने समझा दिया और ये दोनों पैराग्राफ के हिसाब से आपको काफी समझ में भी आ गया होगा। देखेंगे हम लोग। देखिए तीसरा जैसे बता रही थी, उसके समाप्त होने के बाद आपको ये सारे उत्तर। प्रश्न है, चट्टान की खोल में खोसे गए कैलेंडर में इनके चिन्ह। अभी माँ दुर्गा मिस, हेलो मिस। तो आप लोग हेलो कहने मतलब बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और ये जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा लिखना। मैंने पढ़ाया जो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मैं आशा करती हूँ। अब अपने शब्दों को यहीं पे मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। आप लोग कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हो।